मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे अभी जो 2022 की मुख्य परीक्षाएं हुई हैं उनके बारे में कुछ बातें करना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले जो दो खबरें हैं आइए उन्हें देख लेते हैं। आपको ध्यान होगा कि मैंने चर्चा की थी कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो बाकायदे यूएनओ की जो बैठक होने वाली है महासभा की वहाँ गए हुए हैं और वहाँ उन्होंने संबोधित किया। दो बातें खासकर उनके संबोधन में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यूएन में सुधार को लेकर के है, और जो दूसरी बात उन्होंने कही थी वो चाइना को प्रत्यक्ष रूप से साफ साफ तौर पर कहा कि कुछ ऐसे देश हैं जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, उनका बचाव करते हैं जब भी पूरी दुनिया उनके खिलाफ कोई प्रस्ताव लेकर आती है तो। और सच पूछे तो ये भी कहीं ना कहीं यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़ी हुई घटना है, बात है, आप कह सकते हैं। देखिए, जब हम सुरक्षा परिषद में सुधार की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये टॉपिक आपको मालूम होना चाहिए, अच्छे से तैयार होना चाहिए। इसके क्या क्या कौन कौन से अंग हैं, किस तरीके से फंक्शन करती है, इससे जुड़ी हुई दूसरी और कौन कौन सी संस्थाएं हैं, और स्पेशली सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर। हालांकि इसका संबंध है सुरक्षा परिषद से, लेकिन ज्यादातर मामले तो सुरक्षा परिषद से जुड़े हुए होते हैं। अब आप देखिए कि हालांकि इसका संबंध है वैश्विक सुरक्षा से, यानी कि शांति स्थापना करने से, लेकिन ज्यादातर मामले तो सुरक्षा से ही जुड़े हुए होते हैं, शांति से ही जुड़े हुए होते हैं, युद्ध से ही जुड़े हुए होते हैं, और ये मामले सुरक्षा परिषद के पास जाएंगे ही जाएंगे। तो सुरक्षा परिषद के बारे में आपकी बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। धीरे धीरे ये कहा जाने लगा है कि जो यूएनओ है अब बेकार की संस्था हो गई है, अर्थहीन हो गई है। ऐसा क्यों? अब आप देखिए कि रूस यूक्रेन युद्ध आपके सामने घटित हो रहा है, आप देख रहे हैं। आप बताइए कि हमारा यूएनओ क्या कर पा रहा है? कुछ कर पा रहा है? कुछ नहीं, मूक दर्शक जैसा बना हुआ। चलिए कभी कभी बोल भी लेगा, तो बोलने से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बोलने से? आपके विश्व में शांति तो नहीं हो रही है। और केवल ऐसा नहीं कि रूस और यूक्रेन ही इसका खामियाजा भुगत रहे, पूरी दुनिया भुगत रही है। हाहाकार पूरी दुनिया में मचा हुआ है। अनाज की कमी हो गई है, ईंधन की कमी हो गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, रोजगार की स्थिति खराब होती चली जा रही है। तो फिर आप किस लिए हैं? देखिए, होता क्या है कि सबसे बड़ी बात होती है किसी भी संस्थान की विश्वसनीयता। अब मैं थोड़े से अलग हट करके भी आप सबसे कुछ बातें करूंगा, जैसे संस्थान की विश्वसनीयता की बात मैं कर रहा हूं। जब संस्थान की विश्वसनीयता ही नहीं होगी या व्यक्ति की विश्वसनीयता ही नहीं होगी, तो सीधी सी बात है कि उसके निर्देशों का भी कोई वजन नहीं होगा। यूएनओ बेसिकली जब बना होगा तब वो, चाहे उसका जो स्वरूप हो और उसके आधार पर बहुत व्यावहारिक रूप से इसके स्वरूप का गठन किया गया होगा, लेकिन अब वो डेमोक्रेटिक नहीं रह गया है। रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, चलिए सुरक्षा परिषद में युद्ध पर आप बात करेंगे। रूस उसका सदस्य, स्थायी सदस्य है, उसके पास वीटो पावर है, आप कर लीजिए। चारों आप एक तरफ रहिए, रूस उसे मना कर देगा तो बात खत्म हो गई। और फिर चाइना है। भारत के साथ दिक्कत क्या आ रही है? सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए पांचों जो जिनके पास वीटो पावर है उनकी सहमति जरूरी है। आपको क्या लगता है कि चीन कभी सहमति दे देगा? सवाल ही नहीं है, दे ही नहीं सकता वो। आप रूस यूक्रेन युद्ध को नहीं रोक पा रहे हैं। चीन लगातार इधर हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में विस्तार करता चला जा रहा है, उसका आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो गुड फॉर नथिंग जैसी स्थिति होती जा रही है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो सुधार की मांग की जाती है दोस्तों, धीरे धीरे आप देखिए कि कैसे बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक होता जा रहा है। तो नेक्स्ट ईयर का मेंस का जो एग्जाम है उसके लिए आप इसे इंपॉर्टेंट मान करके चलें। और इतना ही इंपॉर्टेंट है खासकर मून लाइटिंग को लेकर। आपको ध्यान होगा कि कुछ दिनों पहले जब पहली बार ये शब्द अखबारों में आया था, लोगों को तो मालूम होगा जो मैनेजमेंट और उद्योग से जुड़े हुए हैं, तब मैंने इसका अर्थ आपको बताया था। पता नहीं आपको इसका अर्थ याद है या नहीं है। अगर अर्थ याद नहीं है तो मैं याद दिलाने नहीं जा रहा हूं। हो सकता है कि मैं जब चर्चा करूं तो याद आ जाए, लेकिन अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो फिर आपको थोड़ा सा अपने बारे में सोचना चाहिए। माफी मैं चाहूंगा कि मैं बार बार इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, जरूरी है। क्योंकि आप ये जो डेली ऑडियो लेक्चर है ये सुनने के लिए नहीं सुन रहे हैं ना, ये कोई कथा नहीं हो रही है कि सुना और भूल गए, या इंटरटेनमेंट का कोई माध्यम नहीं है। ये तो ज्ञान का माध्यम है, सिविल सर्विस की तैयारी कराने वाला एक माध्यम है। और जो भी बातें आपको बताई जा रही हैं वो थोड़ी बहुत आपकी स्मृति में रहनी चाहिए, आपके अंदर उसकी क्षमता पैदा होनी चाहिए। अगर वो नहीं हो पा रही है तो सीधी सी बात है कि आपको अपना मूल्यांकन करना चाहिए।
दोस्तों, इस बार के मेंस में एक क्वेश्चन आया था, आपको ध्यान होगा, वर्क फ्रॉम होम को लेकर के, और उसका संबंध बेसिकली 2 टायर सिटीज से था। इस बार एक आपको दोस्तों आपको ध्यान होगा कि इस बार एक क्वेश्चन आया था मेंस में वर्क फ्रॉम होम को लेकर। मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो क्या इस बार इस प्रश्न का हम अनुमान लगा सकते हैं या इस संभावना को लेकर चल सकते हैं कि मून लाइटिंग को लेकर प्रश्न आ जाए? अनुमान तो देखिए इसी आधार पर लगाए जाते हैं। मुझे लगता है कि हां, हमें मानकर चलना चाहिए कि हो सकता है आ जाए, क्योंकि देखिए बहुत छोटे से शब्द से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे अखबारों में इस पर लिखा जाने लगा है, लोग इस पर बात भी करने लगे हैं, बहस भी शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि यह टॉपिक इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। अब सवाल यह है कि अभी से हम इस टॉपिक को पकड़कर चलें या एक आध महीने और इंतजार कर लें तब हम इस टॉपिक को पकड़ें। दोनों में से कौन सा बेहतर हो सकता है? आप बताइए, कौन ऐसा स्टूडेंट होगा जिसे अधिक मार्क्स मिलेंगे? तो सीधी सी बात है कि आप इसे अभी से पकड़ कर चलें। मैं कह रहा हूं पकड़ कर चलें, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब भी इस पर आर्टिकल लिखे जाएं, एडिटोरियल कमेंट्स लिखे जाएं, तो बकायदे उसमें से आप पॉइंट्स निकालें। पॉइंट्स निकालने का आधार क्या होगा? पहली बात, मून लाइटिंग क्या होती है? अगर क्योंकि इस पर तो आपको इंडिपेंडेंट नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्यों पहले से तो कुछ है ही नहीं है। तो मून लाइटिंग क्या होते हैं, फिर इसको लेकर के कैसे बहस की शुरुआत हुई। विप्रो ने पहले कुछ लोगों को नौकरी से निकाला, वहां से बहस की शुरुआत हुई, फिर स्विगी ने इसकी परमिशन दे दी। इस तरह की बातें आपको पढ़ने के, तो थोड़ा सा मतलब 1-2 पैरा बस इतिहास के रूप में कि यहां से शुरू हो गया। इतिहास मतलब मैं कोई प्राचीन इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं, अभी की बात कर रहा हूं। इसके बाद फिर इसको लेकर के लोगों की क्या क्या राय है, किस किस तरीके से लोग इसके फेवर में, कुछ लोग बात करते हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट बात करते हैं, और क्या होना चाहिए, इसके लाभ क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, और इनफैक्ट कैसे इनमें संतुलन बनाया जा सके, क्या इसे रोका जा सकता है, क्या नुकसान भारत के संदर्भ में कितना सही है, कितना गलत है। बस आपका तैयार हो गया। और अब इस पर देख आप पाएंगे कि ये आर्टिकल्स और एडिटोरियल कमेंट्स शुरू हो गए हैं। तो अभी अच्छा समय है, अभी पानी बरस रहा है, तो बीज बो देने चाहिए, है ना? तो इस टॉपिक पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय को लेकर के। दोस्तों, मुख्य परीक्षा 2022, मैंने कहा था कि आप सब बहुत ध्यान से प्लीज जो 2022 के जनरल स्टडीज के 4 पेपर हैं और निबंध का पेपर, बहुत ध्यान से उन्हें देखें, ध्यान से पढ़ें, इस तरीके से पढ़ें कि इस साल जिस जिस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिस जिस तरीके से पूछे गए हैं, वो सब के सब आपको याद हो जाए, याद ही हो जाए। मतलब याद करिए मत, बीच बीच में जब आप पढ़ेंगे तब आपको धीरे धीरे याद होते चले जाएंगे, अगर आप कंसल्ट करते रहेंगे अपने इस पेपर्स को तो। लेकिन एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि इस बार जो मेंस के जो पेपर्स आए हैं वो बड़े खूबसूरत हैं। मैं इसके लिए यूपीएससी को बधाई देना चाहूंगा। देखिए, जब प्री एग्जाम था तो मैंने यूपीएससी की आलोचना की थी, और आपको मालूम है कि मैंने इस पर लेकर के कुछ आर्टिकल्स भी लिखे। और कुछ ही दिनों पहले दैनिक जागरण में मेरा आर्टिकल आया जिसमें यूपीएससी की इस बात के लिए मैंने आलोचना की है कि प्री एग्जामिनेशन को आपने क्या बना दिया है। लेकिन मैं अभी उनकी प्रशंसा करूंगा कि मेन्स का सही स्वरूप आपके दिमाग में है। दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक, जो स्टैब्लिश सिलेबस है, प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, उसमें से भी आप सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन थोड़े से ट्विस्टिंग के साथ, बहुत ही खूबसूरत ट्विस्टिंग के साथ। यानी कि उसमें से थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस तरह का झुकाव दिखा रहे हैं कि उसमें करंट की छौंक जरूरी हो जाए। छौंक शब्द का मैं इस्तेमाल जानबूझ के कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप उसे मिस कर देंगे तो उसका स्वाद खत्म हो जाएगा, और स्वाद खत्म हो जाएगा तो नंबर कम हो जाएंगे, सीधी सी बात है। और साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स है उनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं, और प्रश्न इस तरीके के पूछे गए हैं कि ऐसा नहीं कि स्टूडेंट के ऊपर से बाउंसर लगे कि अरे बाप रे हम इस पर क्या लिखें। यहां तक कि अगर आप भारत के राष्ट्रपति और फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव में अंतर पूछ रहे हैं, तो फ्रांस के राष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ है, हमारे समानांतर ही हुआ है, थोड़ा सा आगे पीछे से ही, तो हमें मालूम होना चाहिए। और मैंने इसकी चर्चा भी की थी। मैंने चुनाव की चर्चा तो नहीं की कि आपको चुनाव प्रणाली के बारे में पढ़ लेना चाहिए, इसे मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन हमने चर्चा बहुत प्रोमिनेंटली की थी कि किस तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छा तालमेल है जो आप यूं कह लीजिए स्टैटिक पोर्शन है और जो करंट अफेयर
का जो फ्लो है और दोनों का जो मिलन है, संगम बिंदु है, उनका बहुत अच्छा संतुलन, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन पेपर में देखने को मिलता है। यहां मैं एक बात के प्रति सच पूछे तो बहुत ही आत्मसंतोष व्यक्त करना चाहूंगा कि हम लोगों की जो ऑनलाइन क्लासेस के जो लेक्चर्स हैं दोस्तों, मुझे देख करके बहुत ही अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई कि बाप रे बाप, उसमें से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बिल्कुल उसी झुकाव के साथ, खासकर ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्ड किए गए हैं जिस झुकाव के साथ प्रश्न पूछे गए हैं। फर्स्ट पेपर में शायद आप बिलीव नहीं करेंगे कि 14 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधे सीधे ऑनलाइन लेक्चर से हैं। 14 क्वेश्चन आउट ऑफ 20, 14 क्वेश्चंस। सेकेंड पेपर को ले तो सेकेंड पेपर में 9 क्वेश्चन सीधे सीधे लेक्चर से हैं। मतलब आप वहां से लेकर के और सीधे लिख करके आ सकते हैं, अपने दिमाग पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको डेली ऑडियो लेक्चर के संपर्क में तो रहना होगा। जैसा मैंने कहा ना कि आपकी छोंक आपको उसमें डालनी होगी। और इसके बाद लगभग यही, इससे भी बेहतर स्थिति, और इसके बाद इससे भी जो बेहतर स्थिति सेकेंड पेपर से, वो थर्ड पेपर की है, जो सबसे चैलेंजिंग पेपर होता है। थर्ड पेपर, सेकेंड और थर्ड पेपर मोस्ट चैलेंजिंग पेपर माने जाते हैं और उसमें अक्सर आप देखेंगे कि स्कोर स्टूडेंट्स का बड़ा कम होता है। उसके 13 क्वेश्चंस सीधे सीधे ऑनलाइन लेक्चर्स से आए हैं। 13 क्वेश्चंस दोस्तों, ये कुछ सामान्य बात नहीं है। और जहां तक फोर्थ पेपर की बात है, तो अगर किसी ने एथिक्स का पूरे वो जितने भी लेक्चर्स हैं सुन लिए हैं, तो उन्हें मुझे नहीं लगता कि एथिक्स के किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में कोई भी दिक्कत आई होगी, आ ही नहीं सकती। और मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आपने जिन जिन सब्जेक्ट्स के लेक्चर पूरे कर लिए हो, लेकिन पूरा करने के बाद लेक्चर्स पूरे कर लिए हों, आप बकायदे मेंस के क्वेश्चंस उठाइए और उन्हें लिखने के बीच बीच में प्रैक्टिस भी कीजिए। तो दोस्तों, बहुत अच्छा पेपर इस बार का रहा है। मैं डेफिनेटली मेंस के जो एग्जाम अभी हुए हैं उनके बारे में बीच बीच में आप सबसे बातें करता रहूंगा। और मेरे पास एक बहुत अच्छा सजेशन भी आया था कि सर, जब आप किसी टॉपिक की चर्चा करें तो मेंस के क्वेश्चंस को भी उसमें शामिल करके चलें। जैसे कि आप देखिए कि अभी मैंने आपके सामने जब मून लाइटिंग की चर्चा की तो मैंने आपको वर्क फ्रॉम होम का इशारा किया कि इसलिए इस बार यह मुझे इंपॉर्टेंट मालूम पड़ रहा है। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। अब तो बस ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने ही वाली हैं 7 से 21 अक्टूबर के बीच में। इसके लिए गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्रतिभा चौहान ने एडमिशन लिया है। तो प्रतिभा जी, आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: राजकुमार लड्डा फरीदाबाद हरियाणा से, मंजुला तिवारी शहडोल मध्य प्रदेश से, हेत शाह, रोशनी वैशाली बिहार से, सोनाली मिश्रा, दीपक श्योरण चरखी दादरी हरियाणा से, सूरज कुमार सेमापुर बिहार से, दिगंबर सिंह मधुबनी बिहार से, प्रियंका रे और अंजलि सोनी सीधी मध्य प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।